और डूंगरपुर की खबर से शुरू करते हैं। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ रास्ते से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 9 मई की रात की है, जब पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से अपने मंगेतर को लेने बीछीवाड़ा बस स्टैंड जा रही थी। महिला ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि झिंझवा मार्ग पर बाइक का टायर पंक्चर हो गया था और वो दोनों पैदल चलने लगे थे। वहीं रास्ते में इको कार से 3 लोग आए और उसे किडनैप कर स्कूल में ले गए, जहां 2 लोगों ने महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और देर रात बरोठी के पास छोड़ गई। पीड़ित ने बीछीवाड़ा थाने के में मामला दर्ज करवा लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। इको गाड़ी से 3 लोग आते हैं, जिनमें से 2 लोगों ने इको गाड़ी से उतर के उसको इको गाड़ी में डाल दिया। इको गाड़ी में डालने के बाद में उसको राजकीय प्राथमिक विद्यालय कौड़ाफला में लेकर गए। वहाँ 2 जनों ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया। पीड़िता को बरोठी छोड़ा, इको गाड़ी में बिठा करके उन्होंने बरोठी छोड़ा। मुलजिमों की तलाश के लिए जो है फुटेज वगैरह देख रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, जल्दी मुलजिमों को दस्तयाब कर लेंगे। और गंगापुर सिटी में जयपुर हाईवे पर एक खाली प्लॉट में युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव को सुबह 8 बजे देखा है और पुलिस को खबर की है। सदर थाना, कोतवाली थाना, स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव के आसपास के साक्ष्य भी जुटाए हैं। आपको बताते चलें कि मौके से एक नुकीली सरिया भी मिली है। लाश की हालत देखकर लगता है कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। वहीं घटनास्थल की पुलिस को मृतक की बाइक भी बरामद मिली है। वहां पर मृतक की पहचान अंकित मीणा निवासी सलोदा गंगापुर सिटी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पिता ने बताया है कि कल रात ही बेटे से बात हुई थी और उसके मोबाइल पर रिचार्ज भी उन्होंने करवाया था। मृतक अपने 4 भाइयों के सबसे छोटे भाइयों में से एक था और शादीशुदा भी था। उसका एक 7 साल का बेटा और 3 साल की एक बिटिया भी थी। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हत्या की गई है। अब ये हम जानते नहीं किसने करी है, किस जगह का मामला है। ये साहब जयपुर रोड पे कौन सा हॉस्पिटल। आप कहाँ के रहने वाले? हम सालोदा दुनिया के रहने वाले, पर हम जिंदगी से यही रहते हैं। ये क्या करते थे आपके पुत्र? बेटे दुकान पे एसटी जो फर्नीचर दुकान है, उस पर हाथ बटा रहे हैं बड़े बच्चे को। अभी हमें एक डेड बॉडी मिला है, जिसके घर वाले से पूछा भी है कोई रंजिश किसी का नाम बताने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया जो हो सकता है जो पीने खाने में फिर किसी से लड़ाई हो गया हो, और हम जो भी वहाँ पे फुटेज है और कैमरा है उसको हम देख रहे हैं, और जो भी जिसने भी किया होगा उसको हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करेंगे। दृश्य हमें तो लग रहा है जो मर्डर ही किसी ने किया है, और हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से शुमार है, पर जोधपुर की सेंट्रल जेल इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब जेल की सुरक्षा के बावजूद पुलिस विभाग ने भी चौकी बनाई है। पुलिस चौकी में तैनात पुलिस के जवान जेल में अब आने जाने वाले पर न केवल निगाह रखते हैं, बल्कि आने जाने वालों का रिकॉर्ड्स भी वहां पर दर्ज किया जाता है। पिछले कुछ वक्त से जेल में गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायतों के साथ मोबाइल भी बरामद की गई थी। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल, तिहाड़ के बाद में नाम आता है जोधपुर सेंट्रल जेल का। लेकिन जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर पिछले दिनों कई अवांछनीय सामग्रियां मिलने के साथ ही अब डीसीपी ईस्ट ने एक नई चौकी वहां लगाई है अस्थायी रूप से, जो अब आने जाने वाले वाहनों को चेक करती है, सबका डेटा रखती है। सर, क्या कारण रहा आपने जेल के बाहर चौकी लगाई, जबकि जेल के अंदर वैसे भी त्रिस्तरीय सुरक्षा है, सीसीटीवी कैमरे से है, उसके बावजूद भी चौकी लगाना? देखिए, जोधपुर सेंट्रल जेल एक हाई सिक्योरिटी जेल है और यहाँ पर कई चर्चित अपराधी आते हैं और यहाँ रहते हैं। हम लोग कई बार चेक करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल या फिर कुछ एनडीपीएस के पदार्थ वहाँ पर मिले हैं। हमें कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो अब उसको रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जो जेल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का डेटा पूरा कलेक्ट करके उसके बाद उसकी ढंग से चेकिंग फ्रिस्किंग करके और अंदर उनको अलाउ करती है जेल परिसर में।
आगे मिलना किससे है, किससे नहीं मिलना है, ये जेल प्रशासन तय करता है, जो भी उनके पास निर्देश होते हैं उस हिसाब से। मेनली हम लोगों ने जो ये व्यवस्था करी है यहाँ पर अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए, और पिछले 1-2 दिन पहले कुछ डोडा चूरा एक व्यक्ति के पास मिला भी है वहाँ पे, जिसका प्रकरण दर्ज किया गया है। तो इनकी अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और कई बार ऐसा हुआ पूर्व में भी जेल के जो कर्मचारी है उसकी संलिप्तता सामने आई थी, वो ही मोबाइल ले जाते पकड़े गए थे। यदि कोई इस तरह की बात अब सामने आएगी तो उनके विरुद्ध बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। इन लोगों को भी बता दिया गया है, किसी को इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता अपराधियों के साथ सामने आई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं जोधपुर सेंट्रल जेल में जिस तरह से अस्थायी चौकी लगाई गई है उसका मकसद ये है कि अपराधियों के पास कोई भी अवांछनीय सामग्री नहीं पहुंचे, उसी की कड़ी में ये चौकी लगाई गई है। और जेल प्रशासन भी इस बात से संतुष्ट है कि उनके बाहर जो चौकी लगी है तो अपराधी किस्म के लोगों से मिलने आने वाले का सबका डेटा रहेगा और अपराध को रोकने में पुलिस भी उनकी मददगार बनी रहेगी। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर। और वहीं डीग जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अलग अलग थानों की पुलिस ने मिलकर साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों को पर दाबिश देकर 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने मौके से 12 मोबाइल फोन, 10 फर्जी सिम कार्ड सहित 2 कार और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहेंगे कि पुलिस ने बताया है कि साइबर ठग का OLX पर सस्ते दामों में गाड़ी बेचने का विज्ञापन डालकर और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। और डूंगरपुर जिले की अगर आपको बात बताएं तो डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीचेवाड़ा रोड पर नवाडेरा के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है। हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और युवक अस्पताल में भर्ती भतीजे के लिए ब्लड डोनेट कर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। कोतवाली थानाधिकारी ने कहा है कि शुक्रवार की आधी रात के बाद नवाडेरा रोड पर हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और ये बात बिल्कुल सच है। दोनों युवक तहसील चौराहे से सिंटेक्स की तरफ जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गए हैं और मृतकों की पहचान के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। सुबह परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। घटना को लेकर परिजन आरोपी वाहन चालक को पकड़ने की पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। बाइक सवार 2 लड़के थे जिनकी एक्सीडेंट हो गया और मौके पर डेथ हुई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दी थी, परिजन आ गए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बूंदी की अगर आपको बात बताएं तो बूंदी में अचानक बदले मौसम के बाद एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मकान पर गिरी बिजली से मकान की छत तक टूट गई है, जिससे मकान में मौजूद परिवार के लोग मलबे में दब गए। आस पड़ोस के लोगों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। सूचना पर दबलाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनकी अस्पताल में इलाज जारी है। और वहीं धौलपुर की अगर आपको बात बताएं तो धौलपुर के दिहौली थाना पुलिस और DST की टीम ने बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चंबल नदी के जैतपुर घाट और बसई कारे के पास बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 ट्रॉला, 1 जॉन डियर और 1 हाइड्रा मशीन को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने एक बजरी माफिया को गिरफ्तार भी किया है और जांच में जुट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक जानकारी मिली थी। मुखबिर की सूचना पाकर DST टीम को भी मौके पर बुलाया गया। थाना प्रभारी ने कहा है कि IG के निर्देश पर बजरी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी से बजरी खनन पर पाबंदी लगाई है। और वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के सैनीपुरा की एमन
की ढाणी में आग से भरी नुकसान देखने को मिली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किसान के घर के पास ये आग देखने को मिल रही है और ये देखते देखते भीषण और विकराल रूप धारण कर लिया इस आग ने। आग से 19 बकरियां भी जिंदा जल गईं। उधर आग की सूचना पर पास में ही चल रहे शादी समारोह में काम कर रहे लोगों ने किसी तरह पानी के टैंकर कह लीजिए, मिट्टी और अन्य संसाधनों से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। स्थानीय लोगों ने नवलगढ़ नगर पालिका की दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग बुझाने के दौरान एक युवक झुलस गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। और अजमेर के रिको एरिया के विजयनगर में एक वेस्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, अशोक अरोड़ा की केपी इंडस्ट्रीज वेस्ट की फैक्ट्री में आग लगी है, जिसकी आप तस्वीर की एक झलक भी देख रहे हैं, जिससे लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग से फैक्ट्री में रखी वेस्ट रुई माल और प्लांट जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारण का अब तक का फिलहाल पता नहीं चल सका है और कुछ दिन पहले ही एरिया में स्थित अनेक फैक्ट्री मालिकों ने प्रशासन से फैक्ट्री के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को शिफ्ट कराने की मांग भी की थी, जो आग लगने का कारण हो सकती। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि हर गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं होती ही रहती हैं। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और धौलपुर के बाड़ी शहर के अग्रसेन मार्केट में दिन दिहाड़े रेडीमेड शोरूम में फायरिंग कर तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने 2 लाख की रंगदारी नहीं पाने पर दुकान में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चलें कि कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया है कि बदमाशों ने 9 मई को बाड़ी शहर के अग्रसेन मार्केट में रेडीमेड शोरूम में वारदात को अंजाम दिया था। शाम का वक्त था। शाम के वक्त 2 नकाबपोश बदमाश हथियारों से लैस होकर दुकान पर पहुंचते हैं। दोनों बदमाश ने रेडीमेड विक्रेता से 2 लाख की रंगदारी की मांग की थी। जब रेडीमेड विक्रेता ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से रेडीमेड विक्रेता पर टारगेट कर फायरिंग भी कर डाली। गोली शोरूम के काउंटर में लगी। फायरिंग में रेडीमेड विक्रेता बाल बच गया। वारदात के बाद दोनों बदमाश मार्केट में हवाई फायर कर मौके से फरार हो गए और फायरिंग की घटना से बाजार में हड़कंप सा मच गया। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों तक पहुंची है और थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 307 सहित कई धाराओं में मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और वहीं अजमेर के पुष्कर में बेमौसम बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं प्रधानवरा घाट में बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान सड़क पर अंगारे बरसने जैसे नज़ारा देखने को मिला है। वहीं बिजली विभाग ने एहतियातन शॉर्ट सर्किट के बाद इलाके की बिजली की सप्लाई को फिलहाल के लिए ठप कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें जहां पर तेज़ गर्जनों के साथ बारिश हुई है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप तस्वीर देख सकते हैं, वहीं पर बारिश से हादसे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट सर्किट से अंगारों की बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आगजनी का मामला आया है और कैसे बारिश जो है वो शॉर्ट सर्किट के लिए जो कैटलिस्ट कहते हैं वो बन गई है, वो आप देख सकते हैं। और वहीं सीकर शहर के पर्यटन स्थल हर्ष पहाड़ी पर रहने वाले बंदरों में चर्म रोग लगातार फैलता जा रहा है। काले मुंह के बंदरों में हाइपर केरोटोसिस नामक चर्म रोग की बीमारी करीब 1 साल से पैर पसार रही है, जो अब हर्ष पर्वत के जंगलों में रहने वाले ज्यादातर बंदरों में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बीमारी के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय और वन विभाग की टीम ने पहले ही स्पेशल टीम ने रोग से पीड़ित बंदरों का इलाज शुरू किया है। हर्ष पर्वत से बंदरों का रेस्क्यू कर बड़ा तालाब के पास वन विभाग की नर्सरी में उन्हें रखा गया है, जहां पशु चिकित्सालय की टीम की देखरेख में बंदरों का इलाज किया जा रहा है। वहीं सामाजिक संगठनों की अगर बात करें तो सामाजिक संगठनों के सदस्य बंदरों के खाने पीने और इलाज के लिए सामग्री मुहैया करा रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि यह बीमारी बंदरों में मीठे पदार्थ ज्यादा खाने से हो जाती है,
जिससे बंदरों के हाथ पैरों से खून निकलने लगता है और उंगलियां सड़ जाती हैं, जिसके बाद शरीर के अंग नीचे गिरने लगते हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया है कि बीमारी से ग्रसित बंदरों को 15 दिनों तक रेस्क्यू सेंटर में इलाज किया जाएगा और इलाज के बाद बंदरों को वापस हर्ष पर्वत छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही हर्ष पहाड़ी पर जाने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वह बंदरों को मीठा पदार्थ और तलर जितने भी चीज़ें होती हैं वो खाने को नहीं दें, नहीं परोसें उनके आगे। वहीं चिकित्सकों का मानना यह भी है कि बंदरों में फैली इस बीमारी से लोगों को नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम होती है। पिछले 1.5 वर्ष से बंदरों में एक फंगल इन्फेक्शन और खुजली टाइप की एक बीमारी लगी हुई है, जिससे इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पिछले दिनों हमारे जैसे संज्ञान में आया कि वहाँ पे ऐसी एक बीमारी फैली हुई है जिससे बंदरों की मृत्यु भी हो रही है। उनकी उंगलियां वगैरह गल के और अपने आप गिर जाती है, उनके खाने में दिक्कत होती है। उसके बाद हम और वन विभाग की टीम, पशुपालन विभाग की टीम सब ने जाके वहाँ पे कोशिश की, लेकिन सब संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वहाँ पे इलाज नहीं बैठ पाया। अब कुछ दिनों से हमारे जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम, डीएफओ साहब और यहाँ पशुपालन विभाग की टीम सब लग के इन बंदरों का बाहर से टीम बुला के रेस्क्यू करके वहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं। अपनी जो देवीपुरा नर्सरी है वहाँ पे इनको रखा गया है। और वहीं चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ में मशहूर कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के भंडार 7 मई को खोले गए। दान में मिली रकम की 3 चरणों में गिनती की गई है। अब तक 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की रकम की गिनती हो गई है और आज चौथे राउंड की कैश की गिनती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, श्री सांवलिया सेठ का 7 मई को राजभोग आरती के बाद भंडार खोला गया था और अभी भंडार और भेंट कक्ष में मिले सोने चांदी की गिनती होनी बाकी है। मंदिर मंडल और बैंक के कर्मचारी नोटों की गिनती में जुटे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पिछले मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 18.5 करोड़ से ज्यादा की रकम दान में मिली थी। आपको बताते चलें कि श्री सांवलिया सेठ के दरबार में रोजाना सैकड़ों की तादाद में दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं और श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने की आस लेकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। और वहीं अलवर जिले के राजगढ़ थाना इलाके में शहीद का अंतिम संस्कार सैनिक का सशस्त्र सम्मान के साथ किया गया। शहीद के पार्थिव देह को बड़े भाई ने मुखाग्नि दी है। आपको बताते चलें कि शहीद नवलपुरा मोरोड कला गांव का निवासी था। वीर सपूत जवान जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। सरपंच ने कहा है कि शहीद 3 पैरा SF के पद पर तैनात थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी हमले में जवान शहीद हो गए हैं, जिससे गुरुवार से ही गांव में सन्नाटा पसरा गया। शहीद जवान जितेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार की शाम को नवलपुरा गांव पहुंचा दिया गया, तो वहां माहौल जो है गमगीन हो गया। शहीद जितेंद्र सिंह अमर रहे कि नारों से आसमान गूंज उठा। शहीद को 29 दिसंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में तैनात किया गया था। वहीं श्री राष्ट्रीय कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने फौजी के परिवार के तर्ज पर शहीद के परिजनों को सुविधा मिलने की आवाज भी उठाई। हम लोग गमगीन नहीं है, हम लोग तो हमारे हर परिवार से शहादत के लिए एक आदमी फौज में भेजने को तैयार रहते हैं। गम इस बात का रहता है, दुख इस बात का रहता है कि अग्निवीर जैसी अगर कोई समस्या आके खड़ी हो जाए और शहादत देने के बाद भी अगर उस परिवार को, उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं मिले और उसको वो कोई भी फैसिलिटी नहीं मिले जो एक भारत के जवान को मिलनी चाहिए, एक फौज के जवान को मिलनी चाहिए, तब दुख होता है। हमें ये शहादत देने में कोई नहीं, हमें फख्र महसूस होता है। आज हमें गर्व की अनुभूति है कि ये वो काम कर गया जो हम लोग नहीं कर पाए। इस देश के लिए काम आना और तिरंगे में लिपटना हर एक इस भारतीय की मन की इच्छा रहती है। आर्मी वहाँ से बटालियन से खबर आई थी कि आपके भाई के सर में चोट लग गई है, तो उस समय उससे कहा आप कंट्रोल में रहना और कोई घर वालों को मत बताना, लेकिन उन्होंने सब लोगों को रटा नहीं गया और सब लोगों को बता दिया। उससे ही पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और हमारे 10-20 गाँव में। और हमें एक फिक्र भी है कि हमारे यहाँ क्षेत्र से पहला शहीद हुआ है, हमें इस पर नाज भी है। और वही राजस्थान की सांभर झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील में भारी तादाद में प्रवासी राजहंस देखे जाते हैं। आमतौर पर प्रवासी पक्षी सर्दियों की शुरुआत में सांभर झील आते हैं, वहीं मार्च तक सांभर झील के वापस चले जाते हैं, लेकिन राजहंस को पूरा इस साल इस इलाके में देखा जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सांभर झील के आसपास आवास संरक्षण की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि झीलों में पक्षी का बसाव हो सके। 11 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत को दर्शाता है। और वहीं आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी पक्षियों के लिए भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का अलग ही महत्व है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल 200 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास में आते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बर्फीले देशों से सर्दी के मौसम में ये पक्षी भोजन और प्रजनन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। एनडीटीवी राजस्थान ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर पार्क के डीएफओ मानस सिंह से खास बातचीत की है। डीएफओ मानस सिंह ने बर्ड सेंचुरी में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया है और पार्क में विदेशी पक्षियों के प्रति वर्ष और अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं इसके लेकर भी बातचीत की है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आइए जानते हैं कि घना को क्यों कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आज है और भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि 200 से अधिक प्रकार के पक्षी सर्दियों के मौसम में आते हैं। मेरे साथ में अधिक जानकारी के लिए मौजूद हैं डीएफओ मानस सिंह जी। उनसे जान लेते हैं कि सर क्या विशेष है। सर, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है सर, कितने प्रकार के पक्षी आते हैं, कहाँ से आते हैं सर? केवलादेव नेशनल पार्क की जब आप बात करते हैं तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस दुनिया भर के वर्ल्ड मैप पे कितनी इम्पोर्टेंट होगा ये जगह। यहाँ पर हमारे पास 375 से ज़्यादा बर्ड्स हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा प्रवासी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज जिस हम दिवस की बात कर रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे के बारे में, कि हम एक ऐसी साइट भरतपुर में है जहाँ पर 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ आती हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है तो हमें पता चलता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना हेल्दी है और कितना अच्छा है इनको सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी लोकल बर्ड्स हैं लगभग 150 वो हमेशा रहती हैं यहाँ पर ब्रीडिंग पेंटेड स्टॉक जैसी बर्ड्स करती हैं। रेस्टिंग ग्राउंड बहुत सी बर्ड्स का है, ग्रे लैग गीज़ हुई, बार हेडेड गीज़ हुई, क्रेन्स की स्पीशीज़ हुई, यूरेशियन कूट हुई, बहुत सी बर्ड्स यहाँ पर साइबेरिया और मंगोलिया के एरिया से यहाँ पर आती हैं 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर की दूरियाँ तय करके। सर, ये दिवस है क्यों मनाया जाता है सर? इस दिवस को मनाने की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस यही है कि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि कितना ज़रूरी है इन माइग्रेटरी स्पीशीज़ को बचाना। आप सोचें कि एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ इतनी दूर से कहीं आ रही है, तो अगर हम उसको बचा रहे हैं तो हम ना सिर्फ घना को बचा रहे हैं लेकिन उसके ब्रीडिंग ग्राउंड को भी बचा रहे हैं। तो एक स्पीशीज़ को बचाने की वजह से हम 2 जगहों को अपने आराम से बचा पा रहे हैं। इसका एक और कारण है कि जिससे हम लोगों को बता सकें कि कितना ज़रूरी है कि ये स्पीशीज़ सिर्फ एक चिड़िया के नाम पर एक स्पीशीज़ नहीं है, ये एक इकोसिस्टम का पूरी तरीके से होलिस्टिकली उसको प्रिजर्व करने का एक सिस्टम है। ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी कन्वेंशंस हैं, जिसका इंडिया पार्टी जैसे कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीशीज़, माइग्रेटरी स्पीशीज़ का कन्वेंशन है, हम वेटलैंड इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। हर तरीके से हम वर्ल्ड एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हर तरीके से हम वर्ल्ड पे जुड़े हुए हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम और देशों को भी जागरूक कर सकें, खुद अपनी चीज़ों को बचा सकें और उनको भी बचा सकें कि जो जितना अच्छा रेस्टिंग ग्राउंड होना चाहिए उतना ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को ये जो नेचुरल हेरिटेज है हमारी, हम उसको दे सकें, उनको बचा कर कंजर्व करके। सर, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है अपने यहाँ, सर देखा जा रहा है कि पहले ज़्यादा संख्या में पक्षी आते थे लेकिन सर अब थोड़े कम हो गए हैं। सर, इसकी वजह क्या है? अपन क्या प्रयास कर रहे हैं सर कि और अधिक पक्षी जो पहले आते थे वो फिर से आ सकें? जो पक्षियों की संख्या की अगर आप बात करें तो पक्षियों की संख्या जो है वो पूरी दुनिया में अगर एनिमल की आप बात करें तो उसमें कुछ गिरावटें आई हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ह्यूमन हम सभी हैं कि हम लोगों ने शहर बनाए, जंगलों को उस तरीके से कंजर्व नहीं किया जैसे पहले होना चाहिए था। यहाँ पर हमारा रोल और इम्पॉर्टेंट होता जाता है कि हम उसको कैसे कंजर्व करें। जैसे कि घना, उसको कंजर्व करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जो फीड बर्ड्स लेकर जाती हैं वही फीड उनके काम में आता है वापस जाने में और फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में।
तो इसको हम कंजर्व करने के लिए हर साल कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर जितना नेचुरल इकोसिस्टम इंश्योर कर सकें हम वो करें, पानी की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकें, जो उनके रेस्टिंग माउंट्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्लोरा और फौना है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें, जिससे जो भी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं वो हेल्दी डाइट लेकर अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करके वापस जब जाएं तो वहाँ पर भी अगर वो इकोसिस्टम उतनी ही अच्छी तरीके से मेंटेन होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी संख्या वापस उतनी ही पहुँच सकेगी। बिल्कुल, ये मेरे साथ में मौजूद थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ मानस सिंह जी, और इन्होंने बताया कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, और हम लोगों को जो विदेशी पक्षी जो अपने देश में आते हैं, बात भरतपुर की जाए तो उनके लिए हम लोग जो भी व्यवस्था होती है या संसाधन होते हैं जो करने के प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।